हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है ये, है ना। लेक्चर नंबर 8 है और यूनिट नंबर जो 1 है बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका ये लास्ट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने डीबाई-हक्कल का जो सिद्धांत है वो हमने पढ़ा था, डीबाई-हक्कल ऑनसेगर समीकरण। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि ये जो टॉपिक है इसको हम 2 क्लास में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और 2 में अगर हम इसको टुकड़ों में करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो अगर आपने जो पिछली वाली जो क्लास है अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो लास्ट क्लास का था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो डीबाई-हक्कल जो ऑनसेगर इक्वेशन है हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे डीबाई-हक्कल का जो सिद्धांत है, पहले पार्ट में हमने देखा था डीबाई-हक्कल का सिद्धांत, डीबाई-हक्कल का सिद्धांत। ठीक है, ये होने के बाद हम देखेंगे कि डीबाई-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन क्या है ना। पहले डीबाई और हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघट्य को लेके अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, फिर उसके बाद ऑनसेगर ने इस डीबाई-हक्कल के सिद्धांत को प्रयोग में लेते हुए एक गणितीय समीकरण दिया, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑनसेगर समीकरण, और कलेक्टिवली हम इसको डीबाई-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन कहेंगे। डीबाई-हक्कल ऑनसेगर समीकरण। ठीक है, तो ये जो है पहला जो पार्ट है इसका डीबाई-हक्कल सिद्धांत, ये हम देख चुके थे। और क्या देखा था हमने, है ना, थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसको दोबारा से कवर करते हैं। हमने ये देखा था कि कोई भी जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वो किसी भी सांद्रता को, है ना, वो सांद्रता चाहे ज्यादा हो या फिर वो कम हो, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि चाहे वो विलयन सांद्र हो या फिर वो विलयन तनु अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वो 100% आयनित अवस्था में रहता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य 100% आयनित अवस्था में तो है, लेकिन इसके जो सभी जो आयन्स है वो स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम इस विलयन को अगर तनु करें, ठीक है, इसमें विलय की मात्रा को बढ़ा दे, या फिर मैं ये कहूं कि इसकी सांद्रता को घटाते जाए, तो किसी भी स्थिति में, है ना, इस विलयन में आयनों की संख्या तो उतनी ही रहती है, क्योंकि ये विलयन पहले भी 100% आयनित अवस्था में था और अब भी तनु करने के बाद भी ये 100% आयनित अवस्था में रहता है। लेकिन जो आयन्स है ना, जो धनायन है और जो ऋणायन है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। उनकी बीच की दूरी बढ़ने से जो आकर्षण बल है, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। और आकर्षण बल के कम होने से क्या होगा, आकर्षण बल के कम होने से ये जो आयन्स है अब ज्यादा आसानी से विचरण कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आसानी से विलयन में विचरण कर सकते हैं या फिर ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस स्थिति में विलयन को सांद्र अवस्था से तनु अवस्था में ले जाने पर आयनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती है, जिस वजह से क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम होने से आयनों का जो विचरण है विलयन में वो आसानी से हो सकता है, और आसानी से अगर विचरण होगा तो उस स्थिति में इनका जो चालकत्व है, कंडक्टेंस है, चालकत्व, या फिर मैं कहूं कि इनकी जो मोलर चालकता है इसके मान में वृद्धि होती है, मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था, डीबाई-हक्कल ने इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने सिद्धांत में ये दिया कि कोई भी जो आयन विलयन में उपस्थित है वो आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा उस विलयन में घिरा रहता है ना। मान लो ये पॉजिटिव आयन है और ये विलयन में उपस्थित है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है विलयन में उपस्थित जो नेगेटिव आयन से उनके द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। इस प्रकार से ये जो पॉजिटिव आयन है ये विलयन के अंतर्गत ऋण आयनों के द्वारा घिरा रहता है, और जो नेगेटिव आयन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आयन धन आयनों के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा।
सिर्फ ये आयन नहीं, प्रत्येक आयन जो विलयन में उपस्थित है वो अपने विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा इस प्रकार से घिरे हुए रहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि ये जो है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अपन कहते हैं आयनिक परिमंडल। इसको हम कहते हैं आयनिक परिमंडल। तो डिबाई-हक्केल का ये जो सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम ये भी देते हैं कि डिबाई-हक्केल का आयनिक परिमंडल का सिद्धांत है। ठीक है, ये जो आयनिक परिमंडल है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो रहता है सममित, है ना, लेकिन अगर अपन विद्युत क्षेत्र लगाते, किस प्रकार से लगाएंगे थोड़ा आगे समझाऊंगा, तो उस स्थिति में ये जो आयनिक परिमंडल है ये असममित हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों का उपयोग में लेते हुए, इस सिद्धांत का उपयोग में लेते हुए जो ऑनसेगर है उसने क्या किया, एक गणितीय रूप दिया, है ना, गणितीय इसका रूप प्रस्तुत किया चालकता और सांद्रता के मध्य संबंध को बताने के लिए। डिबाई-हक्केल ने क्या किया, डिबाई-हक्केल ने ये जो डिबाई-हक्केल का आयनिक परिमंडल का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करते हुए ऑनसेगर ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए चालकता की गणना करने के लिए ना, मोलर चालकता या फिर चालकत्व की गणना करने के लिए, ठीक है, एक समीकरण दिया ना, जिसे अपन क्या कहते हैं कलेक्टिवली हम उसको कहेंगे डिबाई-हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन, या फिर हम इसको कभी कभी ऑनसेगर इक्वेशन भी, ऑनसेगर समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि डिबाई-हक्केल के सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी जो विद्युत अपघट्य होता है उसकी चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई सांद्र विलयन है, कोई सांद्र विलयन है और अगर हम उसको तनु करें, उसकी तनुता की मात्रा बढ़ाएंगे, तो उस स्थिति में उसका जो चालकत्व है, उसका जो चालकत्व या फिर जो मोलर चालकता है उसके मान में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके मान में वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि हो रही है या फिर ये जो चालकता है, मोलर चालकता है और जो चालकत्व है किसी भी विद्युत अपघट्य का, वो किन कारकों पर निर्भर करता है और किन कारकों की वजह से, है ना, किन फैक्टर्स की वजह से इसमें वृद्धि हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता उस विलयन में उपस्थित जो आयन्स है उनकी संख्या पर निर्भर करती है। एक फैक्टर तो ये है कि संख्या कितनी है। मान लो एक विद्युत अपघट्य है और उस विद्युत अपघट्य में माना कि 100 आयन्स है, ठीक है, और कोई दूसरा विद्युत अपघट्य है जिसमें आयनों की संख्या है 80। विद्युत अपघट्य मैंने सेम लिया है ना, जैसे मान लो इसमें सोडियम प्लस इसमें उपस्थित है और इसमें भी सोडियम प्लस उपस्थित है, इसमें 100 सोडियम प्लस उपस्थित है और इसमें 80 सोडियम प्लस उपस्थित है। तो उस स्थिति में जो चालकत्व होगा या जो मोलर चालकता होगी इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो हमने क्या कहा, इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में जो मोलर चालकता है वो किस पे डिपेंड कर रही है, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। यहाँ आयनों की संख्या ज्यादा है तो जो मोलर चालकता है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला फैक्टर हमारा यहाँ से निकल के आता है कि विलयन में आयन्स कितने उपस्थित है, उनकी संख्या क्या है। ठीक है, दूसरा आयन क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि विलयन में जो उपस्थित आयन है उनकी गति कितनी है, उनकी गति कितनी है, उनकी गतिशीलता क्या है, उनका वेग क्या है। जितना अधिक आयनों का वेग होगा उनका चालकत्व या फिर मोलर चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। और वेग अगर उनका कम होगा, उनकी गति कम होगी, उनकी गतिशीलता अगर कम होगी, उस स्थिति में उनका चालकत्व या फिर कंडक्टेंस या हम कहे जो मोलर कंडक्टेंस है वो उतनी ही कम होगी। तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जो आयन्स उपस्थित है उन आयनों की गतिशीलता क्या है। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी कंडक्टेंस को कंट्रोल करते हैं, है ना। इन्हीं फैक्टर की वजह से कोई विद्युत अपघट्य है उसकी जो चालकत्व है या फिर उसकी जो मोलर चालकता है वो कम या ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे ये है कि मान लो, है ना, मान लो मेरे पास एक विद्युत अपघट्य है, मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। इस बीकर में एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। पहले ये है सांद्र अवस्था में, पहले ये है सांद्र अवस्था में, ठीक है,
अब मैंने इसको क्या किया, पानी मिलाकर, इसमें जल मिलाकर या विलायक मिलाकर मैंने इसको कर दिया तनु, इसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, अब ये जो विलयन है ये हो गया तनु विलयन। पहले ये जो सांद्र विलयन था, है ना, ये जो विलयन है ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। ऐसी स्थिति में इसका जो आयनन है, वियोजन है, वो 100% होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य है, चाहे वो किसी भी सांद्रता पर हो, चाहे विलयन सांद्र हो या फिर तनु हो, दोनों ही अवस्था में जो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होता है वो 100% आयनित अवस्था में होता है। तो तनु में भी ये क्या होगा, 100% आयनित होगा। ठीक है, 100% आयनित होगा तो इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने नंबर ऑफ आयंस इसमें उपस्थित है, जितनी संख्या में आयंस इस सांद्र विलयन में उपस्थित है, उतने ही संख्या में जो आयंस है वो तनु विलयन में उपस्थित होंगे। ठीक बात है, क्योंकि ना तो आयनों की संख्या में कमी आएगी, ना ही आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो पहले ही 100% आयनित अवस्था में था, तो यहाँ पर भी 100% आयनित अवस्था में रहेगा, यानी कि जितने आयन इसमें उपस्थित थे उतने ही आयन इसमें उपस्थित होंगे। इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी विलयन को अगर अपन तनु करते हैं ना, तनुता की मात्रा अगर अपन बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में उसका जो चालकत्व है या फिर जो मोलर चालकता है उसके मान में वृद्धि होगी, है ना। मोलर चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो रही है ना। लेकिन ये वृद्धि किसके कारण हो रही है ना, आयनों की संख्या में तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब है आयनों की संख्या वाला ये जो हमारा फैक्टर नंबर 1 था ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आयनों की संख्या इस विलयन में भी उतनी है जितनी की आयनों की संख्या तनु विलयन में है। तो इस स्थिति में जो पहला वाला जो फैक्टर था उसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो फिर ये जो इसकी जो कंडक्टेंस है या फिर जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ रही है, तो इस स्थिति में कौन सा फैक्टर काम करेगा, तो हम ये कहेंगे कि फैक्टर नंबर जो 2 है वो यहाँ पर काम करेगा, है ना। आयनिक गतिशीलता, आयनिक गतिशीलता जो कारक है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी की वजह से जो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है और जो मोलर कंडक्टेंस है उसके मान में वृद्धि हुई है ना। सीधा सा मैं यही समझाना चाह रहा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए पहला जो फैक्टर है वो काम नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में चाहे विलयन किसी भी सांद्रता पर हो, चाहे वो सांद्रता ज्यादा हो या सांद्रता कम हो, दोनों ही स्थिति में या फिर हम के सभी ही स्थितियों में आयनों की संख्या समान होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्य की जो चालकत्व है या मोलर चालकता है वो डिपेंड करेगी आयनों की गति के ऊपर, आयनिक गतिशीलता के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखा कि पिछली स्लाइड में हमने 2 विलयन लिए, सांद्र विलयन और दूसरा इसी को हमने क्या किया, इसी को तनु कर दिया, है ना। इसमें विलायक की मात्रा बढ़ा के या पानी मिला के हमने इसको तनु कर दिया। जो तनु विलयन था, है ना, इसका जो चालकत्व था वो ज्यादा था। तनु विलयन का चालकत्व या फिर मैं कहूं कि इसकी जो मोलर चालकता है वो ज्यादा थी, है ना, क्योंकि हम जानते हैं तनुता बढ़ाने पे चालकत्व या फिर जो मोलर चालकता है उसके मान में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों है ना, ये इसके लिए कम है, तो हम यही कहेंगे कि अगर तनु के लिए अगर ये ज्यादा है तो सांद्र विलयन के लिए कम है। तो सांद्र विलयन में जो मोलर चालकता है या जो चालकत्व वो कम क्यों होते हैं, है ना, कम क्यों होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में जो आयनों की जो गति है, आयनों की जो गतिशीलता है वो क्या होती है, कम होती है। और इस स्थिति में जो आयनों की गतिशीलता है, आयनों की गतिशीलता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो आयनों की गतिशीलता सांद्र अवस्था में कम क्यों होती है, या फिर हमें कहे कि तनु अवस्था जो है विलयन की उसमें ज्यादा क्यों होती है। तो यहां से हमारे पास 3 फैक्टर निकल के आते हैं ना। पहला असममित प्रभाव, है ना। असममित प्रभाव क्या करता है, जो आयनों की जो गतिशीलता है उसको कम करने का प्रयास करता है ना। तो एक प्रभाव तो ये है कि असममित जो प्रभाव है, पहला फैक्टर असममित प्रभाव की वजह से आयनों की गतिशीलता में कमी आती है। दूसरा ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव,
है ना। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो प्रभाव है इसकी वजह से भी आयनों की जो गतिशीलता है उसमें कमी आती है। तीसरा, जो विलयन हमने लिया है उसकी विस्कोसिटी या फिर उसकी श्यानता कितनी है ना। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है श्यानता, इसकी वजह से भी आयनों की गतिशीलता में कमी आती है। जो तो तीनों जो ये फैक्टर है ना, डिबाई-हैकल के सिद्धांत के अनुसार ये तीन जो ये कारक है ना, तीनों जो कारक है वो आयनों की गति में कमी के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन तीनों ही कारकों के कारण आयनों की गतिशीलता में कमी आती है, जिसकी वजह से सांद्र अवस्था में या अधिक सांद्रता पर जो चालकता है या फिर वो जो मोलर चालकता है वो कम होती है ना। इस स्थिति में मोलर चालकता क्या होगी, कम होगी। किनके कारण? तीन प्रभाव है, असम्मित प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव और तीसरा श्यानता। अब ये जो तीनों जो इफेक्ट है इनको हम बारी बारी से अपन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है असम्मित प्रभाव। असम्मित प्रभाव क्या है कि जिसकी वजह से आयनों की गतिशीलता में कमी आ रही है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो डिबाई-हैकल ने क्या कहा था कि डिबाई-हैकल के सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक आयन जो है वो विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आयनिक परिमंडल। इसको हम क्या कहेंगे? आयनिक परिमंडल हम इसको कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार का होता है आयनिक परिमंडल? तो हम ये कहेंगे, मान लो कि विलयन में उपस्थित जो धनायन है वो इस प्रकार से ऋणायनों के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। इस प्रकार से, ठीक है। और विलयन में उपस्थित जो ऋणायन है वो इस प्रकार से धनायनों के द्वारा चारों तरफ से चारों तरफ से धनायनों के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है कि ये जो व्यवस्था है आयनों की, इस व्यवस्था को अपन कहते हैं सममित व्यवस्था, है ना। जब तक इन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन नहीं लगाए, विद्युत क्षेत्र का मतलब है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करना, जब तक अपन इनको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड्स को, उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पे अभी तक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में ये जो व्यवस्था होगी ये सम्मित होगी। सम्मित का क्या मतलब है? सम्मित का मतलब है कि चारों तरफ जो लगने वाला जो बल है ना वो समान होगा, है ना। ऋणायन और धनायन के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, वो चारों तरफ, है ना, चारों तरफ क्या है वो समान रहेगा। तो उस व्यवस्था को अपन क्या कहेंगे? उस व्यवस्था को हम कहेंगे सम्मित व्यवस्था। ठीक है, और ये भी क्या होगी? ये भी होगा सम्मित। तो प्रत्येक जो इसमें आयनिक परिमंडल होता है वो विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले सम्मित अवस्था में रहता है। ठीक है, लेकिन जब अपन क्या करेंगे कि मान लो मेरे पास ये एक बीकर है ना, एक सेल है, और इस सेल में ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड और कैथोड को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, मेरे पास ये एक सेल है, इसमें मैंने कोई विद्युत अपघट्य एक ले रखा है, एक विद्युत अपघट्य इसके अंदर है। ठीक है, जब तक मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तब तक इस विद्युत अपघट्य में जो उपस्थित जो आयनिक परिमंडल है वो आयनिक परिमंडल सम्मित अवस्था में था, सिमेट्रिक था, कंप्लीटली सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा
तो विद्युत अपघट्य में जो उपस्थित जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, है ना। किस प्रकार से गति करेंगे कि इस विद्युत अपघट्य में मान लो पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, सभी प्रकार के जो आयन है, धनायन और ऋणायन इसके अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो जो नेगेटिव जो आयंस है ना, ऋणायन जो है वो गति करेंगे एनोड की तरफ, और जो धनायन जो है ना, वो गति करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, है ना। तो इस स्थिति में जब आयंस विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ जब गति करने लगते हैं तो उस स्थिति में ये जो आयनिक परिमंडल है ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, असममित। ये आयनिक परिमंडल असममित हो जाता है। किस प्रकार से होता है हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे पहले मान लो मैं एक आयनिक परिमंडल लेके देखता हूँ ना, एक आयनिक परिमंडल मैंने लिया, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयनों के द्वारा घिरा हुआ है इस प्रकार से, है ना। इस स्थिति में ये सममित है, इस स्थिति में ये सममित है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगाए, है ना, ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, उस स्थिति में आयनिक परिमंडल क्या होंगे, है ना। पॉजिटिव आयन जो है वो किसकी तरफ गति करेगा, पॉजिटिव आयन गति करेगा कैथोड की तरफ, और ये जो नेगेटिव आयन है ये किसकी तरफ गति करेंगे, एनोड की तरफ। क्योंकि आयन जो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपने से जो विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोड है उनकी तरफ गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये गति करना चाहेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, लेकिन इसके चारों तरफ जो नेगेटिव आयंस है, इसके चारों तरफ जो नेगेटिव आयंस है वो नेगेटिव आयंस पीछे की तरफ गति करेंगे, किसकी तरफ, एनोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ गति करना चाहेंगे। तो इस स्थिति में ये जो आयनिक परिमंडल है ये अब असममित हो चुका है, असममित अवस्था में ना। तो हम ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो धनायन और जो ऋणायन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करते हैं, ना, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, ना, जिस वजह से क्या होता है, आयनिक परिमंडल असममित हो जाता है। आयनिक परिमंडल असममित तो हो गया, लेकिन इसके असममित होने से क्या प्रभाव पड़ा, है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कि मान लो कि पहले जब ये पॉजिटिव आयन था तो चारों तरफ से इसके ऊपर लगने वाला जो आकर्षण बल था वो क्या था, चारों तरफ से समान था, चारों तरफ से इसके ऊपर जो लगने वाला जो आकर्षण बल था वो चारों तरफ से समान था, समान। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा या फिर हमने कहा इलेक्ट्रोड्स को जब मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उस स्थिति में जो नेगेटिव आयन्स है वो तो गति कर रहे हैं एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव आयन है वो गति कर रहे हैं कैथोड की तरफ, है ना। ये कैथोड है और ये एनोड है ना। इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में एक तरफ तो इस पॉजिटिव आयन की तरफ बल लग रहा है कैथोड की तरफ, दूसरा ये जो नेगेटिव आयन है ये भी इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। ये जो नेगेटिव आयन है इसको आगे की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, यानी कि ये नेगेटिव आयन इसको पीछे की तरफ एक आकर्षण बल लगा के कूलॉम बल के द्वारा इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये जाना चाह रहा है आगे, लेकिन नेगेटिव आयनों के द्वारा इसको खींचा जा रहा है पीछे, है ना। तो इस स्थिति में जितनी स्पीड से ये आगे की तरफ जाना चाह रहा था उतनी स्पीड से ये आगे नहीं जा पाएगा, है ना, क्योंकि ये आगे की तरफ जाना चाह रहा है लेकिन इसको नेगेटिव आयंस खींच रहे पीछे की तरफ, ऋणायन इसको
पीछे की तरफ आकर्षण बल के द्वारा इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि जितनी स्पीड से इसको आगे जाना था उतनी स्पीड से ये आगे नहीं जा पा रहा, यानी कि इसकी जो गति है, इसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। इसकी जो गतिशीलता है, इसकी जो गतिशीलता है उसमें कमी आ गई। इस आयन के वेग में कमी आ गई। इस आयन के वेग में कमी के कारण, इसकी गतिशीलता में कमी के कारण, है ना, गति में कमी के कारण क्या होगा, जो चालकत्व है उसमें कमी आएगी। या फिर हम ये कहें कि जो मोलर चालकता है उसमें भी कमी आएगी, है ना। आयन की गति में कमी के कारण इसका जो चालकत्व है और इसकी जो मोलर चालकता है वो दोनों ही डिक्रीज हो जाती है, दोनों में ही कमी आती है। तो ये था असममित प्रभाव, जो कि डीबाई-हैकेल के सिद्धांत से निकल कर आता है ना। ठीक है, असममित प्रभाव के बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव क्या है ना। और इस प्रभाव की वजह से किस प्रकार से जो चालकत्व है या मोलर चालकता है उसमें कमी क्यों आ रही है, इसकी वजह से ना। तो हम ये कहते हैं कि जब भी अपन की कोई भी विद्युत अपघट्य, मान लो कि NaCl है ना, और अगर मैं इसको जल में बोलूंगा तो ये दो प्रकार के आयनों में टूटेगा, एक तो Na+ और Cl- आयनों में ये वियोजित होगा, है ना। और मैं जब इसको जल में इसको डालूंगा तो उस स्थिति में ये जो दोनों आयन है इनका क्या हो जाएगा, विलायकन, है ना, सोल्वेशन। इन दोनों आयनों का होगा सोल्यूशन। किस प्रकार से होगा, मान लो कि ये पॉजिटिव आयन है, सोडियम जो आयन है ये चारों तरफ से जल के अणुओं के द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार से ये जल के अणुओं के द्वारा घिरा रहेगा। इस प्रकार से ना, जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। और ये जो आंशिक ऋणावेश है इस धनावेश के द्वारा आकर्षित रहता है यहाँ पे। इस प्रकार से इनके बीच में एक आकर्षण बल रहता है। ठीक है, तो ये सभी आयनों के साथ होता है ना। कोई भी आयन जो विलायक में रहता है तो विलायक के जो अणु है उसको चारों तरफ से इस प्रकार से घेर लेते हैं ना। ठीक है, ये तो मान लो पॉजिटिव आयन हुआ। नेगेटिव आयन के साथ क्या होगा, मान लो ये नेगेटिव आयन है तो इसको भी इसी तरह से जो जल के अणु है वो चारों तरफ से इसको घेर कर रखेंगे। और जो हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित जो आंशिक धनावेश है वो इस प्रकार से रहेगा। ये सब अपने को लिखना नहीं है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आंशिक धनावेश है और क्लोराइड जो है इसके ऊपर उपस्थित जो ऋणावेश है इनके बीच में एक तरह से आकर्षण बल यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, इसी को अपन क्या कहेंगे, क्लोरीन आयन का, क्लोराइड आयन का विलायकन, है ना। इस प्रकार से आयनों का विलायकन होता है, सोल्यूशन होता है। तो इस स्थिति में मान लो कि अगर मैं इलेक्ट्रोड अगर मैं लगाता हूं और ये जो सोडियम जो आयन है ये इसकी तरफ गति करना चाहेगा, कैथोड की तरफ, लेकिन इसके चारों तरफ जो जल के अणु है वो इसको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जब मैं बैटरी को इसके कनेक्ट करूंगा, विद्युत क्षेत्र में जब मैं लगाऊंगा और सोडियम आयन जब इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा तो उस स्थिति में इसकी जो गतिशीलता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि विलायक के अणु भी इस सोडियम आयन के साथ इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे। तो अब ये जो सोडियम आयन है अब इसका भार इन विलायक अणु की वजह से बढ़ चुका है। तो इस स्थिति में सोडियम जो आयन है जितनी स्पीड से पहले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाह रहा था उतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रोडों की तरफ गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, आयनों की जो गति है उसमें कमी आएगी, या फिर मैं ये कहूं कि आयनिक गतिशीलता में कमी आएगी, आयनिक गतिशीलता में भी कमी आएगी। और आयनिक गतिशीलता में कमी होने के कारण जो चालकत्व है या फिर जो मोलर चालकता है उसमें कमी आती है। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। इस प्रभाव को अपन क्या कहेंगे, विलायक अणुओं के कारण
आयनों की जो गतिशीलता है उसमें कमी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। ये जो सब है नोट्स में लिखा हुआ है ना, और नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका दूसरा प्रभाव हुआ, एक तीसरा प्रभाव हम यहीं पर देख लेते हैं। तीसरा है श्यानता, विस्कोसिटी, है ना। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो विलयन होता है, विद्युत अपघट्य है, उसकी जो चालकता है या उसका चालकत्व है, मोलर चालकता भी हम ले सकते हैं, वो श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अगर विलयन की श्यानता जो है अगर वो ज्यादा है, विस्कोसिटी अगर उसकी ज्यादा है, तो आयंस आसानी से गति नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में उनका जो चालकत्व है या मोलर चालकता है उसके मान में कमी आएगी, है ना। अगर मान लो जो भी विलयन अपन ने ले रखा है उसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, अगर वो कम है, तो उस स्थिति में वो जो विद्युत अपघट्य है उसका जो चालकत्व है या फिर जो मोलर चालकता है वो ज्यादा होगी, है ना। इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, अगर मान लो श्यानता अगर ज्यादा है तो उस स्थिति में चालकत्व कम होगा, या फिर श्यानता अगर कम है तो उस स्थिति में चालकत्व ज्यादा होगा। इनवर्स का इनका रिलेशन है, व्युत्क्रम का इनका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, तीनों प्रभाव हमने यहाँ पे देख लिए। पहला असममित प्रभाव, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक, और तीसरा श्यानता। अब आगे चलते हैं। ऑन्सेगर ने क्या किया, ऑन्सेगर ने तीनों इफेक्ट को लिया। कौन से तीन इफेक्ट हमने क्या देखा, असममित प्रभाव, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव, और तीसरा श्यानता, है ना। तीन चीज हमने देखी। ऑन्सेगर ने क्या किया, इन तीनों को यूज में लेते हुए, है ना, तीनों को सम्मिलित करते हुए एक समीकरण दिया, एक समीकरण दिया। ये जो समीकरण है, ये जो विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और उसकी सांद्रता, है ना। जो भी विद्युत अपघट्य हमने लिया है उसकी सांद्रता के मध्य क्या दर्शाता है, संबंध को बताता है। सांद्रता के मध्य संबंध को बताता है। तो ऑन्सेगर ने इन तीनों को यूज में लेते हुए एक समीकरण दिया जो कि कोई विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता और उसकी सांद्रता के बीच में संबंध को बताता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑन्सेगर इक्वेशन, या ऑन्सेगर, या कलेक्टिवली अगर अपन कहे तो डिबाई हकल ऑन्सेगर इक्वेशन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये किस प्रकार की इक्वेशन है, तो हम ये कहेंगे कि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं मोलर चालकता किसी सांद्रता C पर, जो किसके इक्वल होगी, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसमें से अगर अपन A प्लस बी, ये जो टर्म है अगर इसको माइनस कर दे अनंत तनुता पर मोलर चालकता से, तो हमारे पास क्या आती है, किसी सांद्रता C पर किसी विलयन की मोलर चालकता हमें प्राप्त होती है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन कहते हैं ऑन्सेगर इक्वेशन, है ना। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, ऑन्सेगर समीकरण, या फिर इसको हम कहेंगे डिबाई हकल ऑन्सेगर समीकरण। ठीक है, इक्वेशन तो हमने देख लिया, है ना। हम यह देखेंगे कि A क्या है और B क्या है ना। तो हम A व जो B है ये दोनों डिबाई नियतांक है, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं,
डिबाई नियतांक, डिबाई कांस्टेंट है ये, ठीक है, डिबाई कांस्टेंट है। यहाँ पर जो बी है वो किसकी वजह से आ रहा है, तीन प्रभाव हमने देखे, असममित प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक और शांता, तीन प्रभाव हमने देखे। यहाँ पर जो बी है, बी इस इक्वेशन में आ रहा है किस वजह से, असममित प्रभाव की वजह से, असममित प्रभाव के कारण, ठीक है। ए जो है, ए किस वजह से आ रहा है, ए आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण, है ना, ए आ रहा है। और बी किसकी वजह से आ रहा है, असममित प्रभाव की वजह से, ठीक है। यहां पर ए और जो बी है वो है डिबाई नियतांक, है ना, और लेमडा सी क्या है ना, जो विलयन हमने लिया है उसके किसी सांद्रता सी पर, किसी सांद्रता सी पर जो हमने विद्युत अपवर्तन लिया है उस पर मोलर चालकता का जो मान है वो है लेमडा सी, ठीक है। तो हम फिर लेमडा इन्फिनिटी क्या है, लेमडा इन्फिनिटी है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, है ना। इस इक्वेशन से अपन थोड़ा सा क्या मतलब निकाल सकते हैं, देखो इस इक्वेशन से अनंत तनुता पर कोई भी विलयन होता है उसकी चालकता वहां पर अधिकतम होती है ना, ये किसी सांद्रता सी पर चालकता है और ये अनंत तनुता पर चालकता है ना। इस इक्वेशन से थोड़ा सा मतलब निकाल के देखते हैं यहाँ पे इसका क्या निष्कर्ष है। अनंत तनुता पर जो चालकता होती है वो अधिकतम होती है और सांद्रता सी पर जो चालकता वो होगी कम होगी, है ना। तो तभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी सांद्रता सी पर जो चालकता है वो अनंत तनुता पर जो चालकता है उसमें से कुछ माइनस करने के बाद आ रही है, यानी कि अनंत तनुता में से अपन कोई एक टर्म है ए प्लस बी लेमडा इंफिनिटी रूट सी, ये जो पद है इसको माइनस करने के बाद हमें किसी सांद्रता सी पर चालकता मिल रही है, क्योंकि सांद्रता सी पर जो चालकता होगी वो हमेशा अनंत तनुता की जो मोलर चालकता है उससे कम होगी, है ना। इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह से भी अपन देख सकते हैं। इसके बाद इस इक्वेशन में हम जो ए और जो बी जो डिबाई नियतांक है उनकी अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ना। तो ए जो है ना, ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगा 82.5, है ना, डिवाइडेड बाय dt की पावर हाफ और ईटा। और बी जो है, बी क्या होगा यहाँ पे, बी होगा 8.2 इंटू 10⁵, है ना, और बटा dt की पावर 3/2, है ना। ये दो ए और बी हमारे डिबाई नियतांक है जिनका मान होता है 82.5 बटे dt की पावर हाफ इंटू ईटा, और बी जो है इसका मान होता है 8.2 इंटू 10⁵ बटे dt की पावर 3/2 या 3/2, ठीक है। अब हम हमारे पास तीन नई टर्म आई है यहाँ पे, एक तो डी, एक टी और एक ईटा। डी क्या है, डी है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक नियतांक, डाई इलेक्ट्रिक नियतांक, परावैद्युत नियतांक जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। टी क्या है, तापमान, टी है तापमान। तो ईटा हमारे पास है ना श्यानता, क्योंकि जो तीन फैक्टर हमने देखे थे उनमें से एक फैक्टर श्यानता भी था। बी आया था हमारे पास असममित प्रभाव की वजह से, ए आया हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव की वजह से, और इसी में इंक्लूड है ईटा, है ना, श्यानता। ये तीनों चीज हमारे पास है, ठीक है। अगर अपन ए और बी को जो इक्वेशन अभी हमने ऊपर देखी है अगर उसमें अगर पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये है किसी सांद्रता सी पर मोलर चालकता, ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता, जो ए है अगर इसकी जगह अपन पुट करें
82.4, 5 नहीं 4 आता है, यहाँ पे 4 होगा, 82.4 dt की पावर हाफ और ईटा, है ना, ठीक है, प्लस b इंटू लैम्डा इन्फिनिटी सांद्रता का वर्गमूल, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट, ये इक्वेशन है डी बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें और अगर मैं इसको y मान के चलूं, है ना, और इसको अगर मैं एक नियतांक c मान के चलूं, तो ये हमारे पास है, और ये जो है कंप्लीटली ब्रैकेट के अंदर इसको अगर मैं m मान के चलूं और इसको अगर मैं x मान के चलूं, तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास y बराबर c माइनस एम एक्स, और ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, सरल रेखा का समीकरण है ना। और अगर इनको लेते हुए अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इसमें ये जो m है, ये उस रेखा का क्या होगा, ढाल, ठीक है। और एक ग्राफ में एक ड्रॉ करता हूं, जो हमने पहले भी कई बार ये ग्राफ हम देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो आता है ये इसी समीकरण से आता है ना, इस प्रकार का। और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो ग्राफ है, ये एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। और अगर अपन इस सरल रेखा को अगर अपन एक्स्ट्रा प्लॉट करें, इसको डॉट 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 करके अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये इस अक्ष पर, वाई अक्ष पर, ये इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आ गया, ये है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। तो ये डिबाई हकल ऑनसेगर जो इक्वेशन है, ये हमें प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से किया जाए, इसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाए। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिबाई हकल का जो प्रायोगिक सत्यापन है उसको समझाइए। इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन हमें मिली, इक्वेशन क्या है, अगर अपन उसको शॉर्ट रूप में अगर उसको लिखे, तो किसी सांद्रता C पर जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उसमें से अगर अपन a प्लस बी और लैम्डा इन्फिनिटी रूट C को माइनस करे, तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारे पास डी बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन है। इसको हमने अभी भी देखा कि y बराबर एम एक्स सी के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अब इसका सत्यापन करने के लिए, प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए मैं कुछ विद्युत अपघट्य लूंगा, है ना, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य में लूंगा, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य। डिबाई हकल जो ऑनसेगर इक्वेशन है वो 1:1 के जो विद्युत अपघट्य होता है उन पर अच्छी तरह से काम करता है। 1:1 मतलब जिसमें एक ही धनायन हो और एक ही ऋणायन हो, इस प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए, जैसे मान लो HCl मेरे पास है, KCl है, AgNO3 है, या फिर NaCl है, इस प्रकार के जो विद्युत अपघट्य है ये 1:1 के विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। अगर इन विद्युत अपघट्यों को लेकर मैं इन विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है और इनकी जो सांद्रता है ना, इनकी जो सांद्रता है उसके वर्गमूल के बीच में अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, इनकी मोलर चालकताओं का मैंने क्या किया, प्रायोगिक निर्धारण किया, और प्रायोगिक निर्धारण करने के बाद इनकी मोलर चालकता और इनकी जो सांद्रता है उसका वर्गमूल का अगर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे तो ले लिया मैंने मोलर चालकता और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने सांद्रता का वर्गमूल, तो मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास पॉइंट्स आते हैं, इस प्रकार से पॉइंट आते हैं, और जब मैं इन पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं तो मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है ना। प्रायोगिक सत्यापन जब भी करते हैं तो अपन कुछ पॉइंट नोट करते हैं, इस प्रकार के पॉइंट अपने को मिलते हैं, और इन पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि हमें एक सीधी रेखा मिल रही है, बिल्कुल सरल रेखा में मिल रही है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये लगभग सरल रेखा होती है। तो पहली ये जो सरल रेखा में प्राप्त होती है वो होती है HCl के लिए, दूसरी जो है वो है KCl के लिए, तीसरी जो है वो है
सिल्वर नाइट्रेट के लिए, और जो लास्ट में जो है ये NaCl के 4 विद्युत अपघट्य मैंने लिए। पहले HCl के लिए मैंने है ना मोलर चालकता का मान निकाला और सांद्रता का मान रखता गया। तो सांद्रता और मोलर चालकता के बीच में जब मैंने ग्राफ खींचा तो मुझे इस प्रकार की एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। सेम मैंने रिपीट किया KCl के लिए, तो तब भी मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। और AgNO3 के लिए भी मैंने क्या देखा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। NaCl के लिए भी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन भी तो यही कहता है ना कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब प्रयोगों से भी एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है और डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन से भी एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन है वो सही है, क्योंकि वो जो प्रायोगिक जो हमें मिल रहा है, प्रायोगिक जो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना, सेम मान हमें डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन प्रबल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है उन पर तनुता के प्रभाव को सही रूप से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ओके। तो ये डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन है, या फिर हम ये कहें कि जो यूनिट 1 है बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेमेस्टर 3rd में, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। है ना, इस यूनिट में हमारा जो सिलेबस था वो इतना ही था। ठीक है।